नमस्ते। मैं प्रोफेसर शिरीष कुलकर्णी फिर से आज समाचार जरा हटके। पहला समाचार लेते हैं इनकम टैक्स के ऊपर। शायद कई बार आपने पढ़ा भी होगा, टीवी पर देखा होगा या कहीं चर्चा में भी आया होगा कि इनकम टैक्स का जो एक्ट है वो बहुत पुराना 1962 के साल का है, यानी 40 और 25 यानी 65 years old income tax act. Nowadays, if you know that the government of India is changing so many acts, you know, the civil or let's say the criminal, so that all laws have been changed. The laws were changed because, let's say, even 1872, the Contract Act, which is very old, when Britishers were there. तो ऐसा लगता है कि यह सारी एक्ट को बदलने की प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें इनकम टैक्स भी बदलने वाला है। और उसका जो आईटी इनकम टैक्स एक्ट बिल 2025 वो ऑलरेडी 13 फरवरी को माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने रख दिया है। अब वो बिल पहले सिलेक्ट कमेटी में गया, जिसमें 31 एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 31 है, वह उसके ऊपर विचार करेंगे, सारे सेक्शंस के बारे में, सारे प्रोविजंस के बारे में। ऊपर से सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उन्होंने भी लोगों के पास से, यानी आप और मुझसे जैसे लोगों से सजेशन भी मांगे हैं। वो सारे सजेशंस लेकर सीबीडीटी फिर से सिलेक्शन कमेटी को देगी। उसके आधार पर ये नया एक्ट आएगा। लेकिन एक छोटा सा विषय मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि देखिए, अभी एक्ट बना भी नहीं लेकिन कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। जैसे नए इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 433 उस सेक्शन के अंदर ये कहा गया है कि भाई, जब आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करोगे तभी आप रिटर्न का भी क्लेम करोगे। जबकि दूसरा सेक्शन 263 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज IX यह कहता है कि भाई, आपने जब भी इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया वो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, यानी जिस दिन तय की गई है सीमा कि इसके पहले आपको आपका रिटर्न फाइल करना है, उसके पहले अगर आपने रिटर्न फाइल किया होगा तो आपको रिफंड मिलेगा वगैरह वगैरह। तो ये दोनों कंट्रोवर्सीज है, सेक्शन 433 और सेक्शन 263(1). देखते हैं क्या होता है। अभी तो कुछ है नहीं, आया नहीं, एक्ट नहीं आया, लेकिन जस्ट मैंने आपको ये कहा कि भाई कंट्रोवर्सी अभी से शुरू हो गई। चलिए आगे बढ़ते। शायद हम यंगस्टर्स के बारे में जानते हैं, होंगे शायद वृद्ध भी, गृहस्थ, वयस्कर व्यक्ति भी होंगे, लेकिन मोटरसाइकिल की क्रेज, मोटरसाइकिल चलाना यानी ये बहुत अच्छा लगता है, मानसिक एक प्रकार से ऐसा लगता है कि यस। और उसमें भी आजकल बुलेट, वो 325 सीसी की बाइक है। तो ऐसे कई सारे एसडी जैसे, बहुत पुराने समय में एसडी का चलता था, आज भी वो आ गई है। तो ऐसे सारे मोटरसाइकिल्स का क्रेज एक प्रकार से युवा को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसका फायरिंग कैसा है, बुलेट का फायरिंग कैसा है, एसडी का फायरिंग कैसा है, उसके आधार पर यंगस्टर्स जो है वो तय करते थे कि हमें कौन सी बाइक लेनी है। लेकिन मैं आज आपके साथ जो बात कर रहा हूँ ना, वो 110 सीसी से लेकर 125 सीसी की जो बाइक्स है, वो बाइक्स जो है वो कितनी बेची गई गत साल, यानी हम तो 2024 और 2025 की ही चर्चा करते हैं। तो इसमें
ये फाइनेंशियल ईयर 2024 का अगर बात करें तो 3,319.5 मिलियन इतनी बाइक 110 से 125 सीसी तक की, यानी वो बुलेट एसडी जैसा नहीं है, वो तो 250 350 सीसी की है। ये जरा कम पावर की है, लेकिन अट्रैक्टिव होती है, बैठने की सीट भी अच्छी होती है, पीछे बैठने वाले का थोड़ा ऊंचा भी रहता है, तो अच्छा लगता है। ठीक है, बाकी सब बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन फाइनेंशियल ईयर का 319.5 जितनी मिलियन, यानी अगर हम ऐसा कहें तो 3,195 लाख बाइक 2024 में बेची गई। लेकिन टोटल जो बाइक है वो 1.16 बिलियन, यानी हुआ क्या, उसमें यह जो 110 से 125 की जो बाइक है वो 27% टोटल बाइक में से आ गई। वैसे टोटल टू व्हीलर अगर ले, स्कूटर है, या तो आप अपने लूना जैसे व्हीकल्स है, या अभी तो इलेक्ट्रिक वाले भी आ गए हैं, पे भी आता है, ऐसे बहुत सारे टू व्हीलर्स है। उस टू व्हीलर्स में से यह जो 110 से 125 सीसी की बाइक है वो 18% थी। लेकिन ये जो बाइक है 110 से 125 की, उसकी वृद्धि 2025 में 18% बढ़ गई, यानी नहीं 18 नहीं, करीब 29% बढ़ी है। 29% राइज इस 110 to 125 सीसी का हो गया है, यानी 360 मिलियन यानी 3,600 लाख बाइक 110-125 सीसी की बेची गई, जो 1.22 बिलियन टोटल बाइक्स बेची गई। उसमें अगर हम शेयर देखें तो वो 29% है, और अगर टोटल टू व्हीलर्स का अगर देखते हैं तो 18% है, जो गत साल भी था, इस साल भी है, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। यानी देखिए, अभी कौन सी बाइक खरीदनी है, यह तो दिखावे पर है या उसके पावर पर है, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ बीमारी के बारे में बात करते हैं। आप जानते होंगे आजकल बहुत सारी, ये तो कोविड की बात तो मैंने एक बार की है, इन्फेक्टिव तो है कोविड, तो दवाइयाँ जो है वो इन्फेक्शंस का प्रोटेक्शन देती है क्या? कई दवाइयाँ ऐसी है बैक्टीरियाज के, कोई जंतु जीव उसकी वजह से कोई रोग हो जाता है, कोई डिसीज़ हो जाता है, तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ, कोई फंगल इन्फेक्शन होता है, या तो कोई वायरल इन्फेक्शन, ये तो बहुत कॉमन हो गया है, कहीं भी डॉक्टर पर जाइए, बुखार आया है, सर्दी है, हाँ ये तो वायरल इन्फेक्शन है, यानी इस प्रकार के इन्फेक्शंस है। वैसे एक बहुत बड़ा इन्फेक्शन है जिसकी मात्रा बहुत कम हो गई है, पुराने समय में तो वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था, ट्यूबरक्यूलाइसिस, टीबी, लेकिन ये आजकल निमोनिया है, ये वायरल है, ट्यूबरक्यूलाइसिस है, ब्रोंकाइटिस है, कोल्ड है, ऐसे कई सारी बीमारियां आजकल है। टीबी कम हो गई वो बात सही है, लेकिन बाकी सारी जो बीमारियां हैं वो बढ़ी है। तो उसके लिए जो दवाइयाँ आती है, उस दवाई के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो एंटी इन्फेक्शन वाली जो दवाइयाँ है, इन्फेक्शन को रोकने वाली दवाइयाँ जो है, वो गत साल 2,130 करोड़ रुपए की बेची गई। अगर हम एंटी बैक्टीरिया वाला देखते हैं तो 1829 करोड़ का रुपया, मैं डॉलर की बात नहीं कर रहा हूँ, इतने रुपए का, करोड़ रुपए का दवाइयाँ बेची गई एंटी बैक्टीरिया की। लेकिन वो कितना बढ़ा तो 9%, एंटी इन्फेक्शन वाला कितना बढ़ा तो 7.6% बिक्री बढ़ी। एंटी फंगल जो है वो बहुत कम है, यानी 152 करोड़ रुपए की दवाइयाँ एंटी फंगल के लिए गई है, उसका वृद्धि जो हुआ 7%। लेकिन अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो है जिसकी वृद्धि नहीं हुई है, उल्टा वो कम बेची जा रही है, वो है एंटी वायरल।
83 करोड़ की दवाइयाँ बेची गई है, लेकिन उसमें कमती क्या हुई, 7.6% वो कम हो गया। और टीबी के बारे में अगर बात करते हैं तो करीब 35 करोड़ की टीबी की दवाइयाँ बेची गई, लेकिन करीब 16% उसका कमती हुआ है, यानी इतनी दवाइयाँ कम बेची गई, ऐसा हमारे सामने आ रहा है। चलिए आज मैं और एक बात करने जा रहा हूँ, वो है युद्ध के बारे में। अभी तो विश्व में युद्ध का मौसम चल रहा है, ऐसा कहे। गुजरात में कभी मौसम होता है वो पतंग उड़ाने का, तो आजकल ये जो युद्ध में उड़ाने जा रहे हैं वो है मिसाइल है, ड्रोन है, बैलिस्टिक मिसाइल है, ऐसे सारे मिसाइल भी चल रहे हैं। हमारी पतंग तो ऊपर जाती है हवा में तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कट जाएगी या किसी को काटेगी, लेकिन ये पतंग जैसा ही है। पुराने समय में अगर याद करें तो महाभारत में जो युद्ध हुआ उसमें जो बाण थे वो अग्नि बाण, तो ऐसे बाण यानी ये मिसाइल। तो इज़राइल और ईरान के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, इज़राइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, इसलिए ईरान ने भी अटैक किया। अब वो तेल अवीव में हुआ, हाइफा में हुआ, तो ऐसे पोर्ट पर भी यह मिसाइल गिरे। लेकिन मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे अदानी जो है वो अदानी का पोर्ट हाइफा में है और करीब उनके 700 एम्प्लॉई उसमें हैंडलिंग करते हैं। जैसे सीमेंट आता है तो जो कार्गो आते हैं उस कार्गो में से 7-8 कार्गो का वो डील करते हैं एक समय पर। तो यह जो बैलिस्टिक मिसाइल हाइफा में पड़ी, लेकिन तकदीर से अदानी जी को कोई तकलीफ नहीं हुई। अदानी जी सिर्फ ऐसा नहीं है, लेकिन उसके आगे का जो पोर्ट था वो पोर्ट चाइनीज़ का था, उसको भी कुछ नहीं हुआ। हम जो देखते हैं टीवी पर कि भाई ये बैलिस्टिक मिसाइल पड़े और इसकी वजह से कितना नुकसान हुआ इज़राइल को, लेकिन इज़राइल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि भाई 30% ऑफ टोटल इंपोर्ट ऑफ इज़राइल, जितनी भी आयात होती है, जितना माल आता है इज़राइल में, उसमें से 30% इंपोर्ट जो है वो हाइफा पोर्ट से आता है। तो देखिए, इसको कुछ नुकसान नहीं हुआ है। पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि ये युद्ध की स्थिति है, उसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। एक छोटा सा विषय इसके साथ ही लगा हुआ है। ईरान काफ़ी क्रूड ऑयल का उत्पादन करता है। भारत भी ईरान से बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल खरीदता है। रशिया से सबसे ज़्यादा था, लेकिन वो कम हुआ है। ईरान हमारा बहुत पहले से सप्लायर है क्रूड ऑयल का, और हमारे लिए क्रूड ऑयल ईरान से नज़दीक आता है, अमेरिका से बहुत दूर से आता है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो बहुत बढ़ती है, इसलिए हम अमेरिका से बहुत कम मंगाते हैं। तो ये ईरान के साथ जो संबंध है, जो इज़राइल का अटैक उसके ऊपर हुआ और ईरान ने इज़राइल के ऊपर अटैक किया, तो जो क्रूड ऑयल है, शायद करीब आप 10-15 दिन पहले की बात करेंगे ना, तो $60-65 पर बैरल इतना था। एक टंकी में सिर्फ $60-65 देना पड़ता था। लेकिन आज की तारीख में अगर वो देखें तो करीब $78 पर बैरल इतना हो चुका है, अभी है। लेकिन कुछ एनालिसिस्ट हैं, वो एनालिसिस ऐसा कहते हैं इस युद्ध की वजह से यह क्रूड ऑयल शायद $150 पर बैरल हो जाएगा। यानी हम तो भारत की स्थिति की सोच रहे हैं कि यहाँ तो $60 का पर बैरल आता था, तब भी हमारा पेट्रोल का भाव वही रहा, और 90 से ऊपर पर बैरल का क्रूड ऑयल था, तब भी हमारा यही भाव था। पता नहीं अब $150 पर बैरल जब होगा तब क्या स्थिति होगी, पता नहीं। देखते, प्रभु से प्रार्थना करते कि भाई हमें सुखी रखे और हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कम रहे, ऐसा हम प्रभु को प्रार्थना करते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार।